अब पढ़ाई नहीं रुकेगी कि हमारे लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आज हम एक बहुत ही अच्छे टॉपिक के साथ उपस्थित हैं। आज का हमारा टॉपिक है माध्यमिक शिक्षा, एक सुनहरे भविष्य की शुरुआत एवं क्या हो महामारी में शिक्षा समस्या का विकल्प। इस बर्निंग टॉपिक पर हमारे प्रश्नों का समाधान करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर अजय श्रीवास्तव। सर्वप्रथम मैं प्रमोद श्रीवास्तव, विकासखंड अकादमिक समन्वयक, नगर शिक्षा केंद्र जबलपुर, प्रोफेसर श्रीवास्तव का भावभीना स्वागत करता हूं तथा उनके परिचय में कुछ बातें बताते हुए गौरव महसूस कर रहा हूं। श्री श्रीवास्तव वर्तमान में ओरिएंटल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स भोपाल में डायरेक्टर प्लेसमेंट के रूप में कार्य कर रहे हैं तथा कैरियर डिजाइनर के रूप में विख्यात हैं। 23 वर्ष के इनके अकादमिक एवं प्रशासनिक अनुभव में 12 रिसर्च पेपर प्रकाशित किए गए हैं, जिनमें से 3 अंतरराष्ट्रीय स्तर के तथा 9 राष्ट्रीय स्तर के हैं। प्लेसमेंट पर लगभग 70 राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार इन्हें प्राप्त हुए हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया का अर्थ केयर अवार्ड तथा अन्य कैरियर गुरु अवार्ड, फ्यूचर ऑफ इंडिया अवार्ड काफ़ी महत्वपूर्ण है। पर्सनालिटी ऑफ स्टेट के रूप में दूरदर्शन एमपी का इनका इंटरव्यू भी उल्लेखनीय है तथा इनके मिशन अनएम्प्लॉयमेंट फ्री स्किल्ड एमपी को प्रणाम करते हुए आप विषय के सभी जिज्ञासुओं का वंदन करते हुए हम आज की चर्चा प्रश्नोत्तरी के माध्यम से अब पढ़ाई नहीं रुकेगी के स्लोगन के साथ आइए प्रारंभ करें तथा इस क्रम में मेरा एकदम बुनियादी प्रश्न प्रोफेसर अजय श्रीवास्तव जी से यह है कि माध्यमिक शिक्षा उज्जवल भविष्य की नींव रखने में आखिर कैसे मदद कर सकती है। धन्यवाद। सबसे पहले नमस्कार समस्त शिक्षकों और छात्रों को जो आज इस कार्यक्रम में मुझे सुन पा रहे हैं। जैसा कि विषय है कि माध्यमिक शिक्षा का उज्जवल भविष्य के निर्माण में क्या योगदान है, मैं इसके लिए एक छोटा सा उदाहरण के साथ में इसको प्रस्तुत करूंगा कि जिस तरीके से एक पौधे का हम बीज डाल करके उसका पानी और खाद और धूप से उसका पोषण करते हैं और वो एक बड़ा वृक्ष बनता है, उसी तरीके से शिक्षा के क्षेत्र में अगर हम बात करते हैं तो माध्यमिक शिक्षा ही वो एक स्थान है, वो एक समय है जिसमें अगर बच्चे को उसके भविष्य में क्या बनना है उसके बारे में उसको हम मार्गदर्शन दे सकें, उसको बता सकें कि आपकी ये क्षमताएं हैं और इस क्षमता के आधार पर आप ये क्षेत्र चुन सकते हैं। इसके लिए हमें एक छात्र के लिए अलग अलग जो है ना कहना चाहिए स्टडी करनी पड़ेगी। एक छात्र से अलग से हमें काउंसलिंग की जरूरत पड़ेगी और उस काउंसलिंग से बहुत सारे स्किल सेट हमारे पास में आएंगे और उन स्किल सेट के आधार पर हम बच्चे को ये बता सकते हैं कि आपकी रुचि इस क्षेत्र में है और इसके लिए अगर आप तैयारी करते हैं तो भविष्य में आप इस तरह से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो माध्यमिक शिक्षा वो सोच पैदा करती है, माध्यमिक शिक्षा वो हमें दिशा देती है जिससे कि हम अपने भविष्य का निर्णय करने में सक्षम हो पाते हैं। अजय जी, कहा यह जाता है कि सही समय पर प्रॉपर योजना बनाने एवं उनके इम्प्लीमेंटेशन से ही सही गोल अचीव किया जा सकता है। इस परिप्रेक्ष्य में छात्रों के भविष्य निर्धारण में क्या प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा की भी भूमिका होती है और यह भूमिका क्या हो सकती है? छात्रों का भविष्य निर्धारण में माध्यमिक शिक्षा का एक बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि ये वो समय होता है जिसे हम कहते हैं अंकुरण का समय। एक होता है कि आपने पौधे के रोपण के लिए बीज लगाया और उसमें पानी दिया, उसके बाद जब वो अंकुरित होता है वो दौर होता है माध्यमिक शिक्षा का। इस दौरान हम उसका कितना देखभाल कर पाते हैं, उसको कितनी हम अच्छे साधन उपलब्ध करा पाते हैं, कितनी अच्छा ज्ञान दे पाते हैं, उसको कैसी दिशा दे पाते हैं, इसका बहुत बड़ा योगदान होता है। तो अगर आप देखेंगे तो माध्यमिक शिक्षा के स्तर के जो विद्यार्थी होते हैं उनके दिमाग में बहुत सारी जिज्ञासाएं होती हैं, बहुत तरह के वो सवाल पूछते हैं। हमारा फर्ज ये है कि हम उस दौर पे उन विद्यार्थियों के हर समस्या का
समाधान करें, हर शंका का समाधान करें, हर प्रश्न का उत्तर दें, उसको न रोकें, उसको हम सही दिशा दें। तो माध्यमिक शिक्षा ही वो स्तर है जहाँ से एक विद्यार्थी भविष्य में क्या बनने वाला है वैसी सोच डेवलप कर लेता है। और सोच डेवलप करना ही सबसे इम्पोर्टेंट होता है। जब हम सोचते हैं तभी हम उसको अचीव करने के बारे में प्लान कर पाते हैं। तो माध्यमिक शिक्षा वो ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसी जगह है जहाँ पर हमें विद्यार्थियों की जिज्ञासाओं को समझ करके उसका समाधान करते हुए एक सही दिशा देना है। उसी तरीके से जिस तरह से हम पानी, बहते हुए पानी को एक दिशा देते हैं, एक बहाव की तरफ ढालते हैं जिससे कि वो अपने लक्ष्य तक पहुंच जाए। वही रोल है माध्यमिक शिक्षा का एक बच्चे के भविष्य के निर्धारण में। अजय जी, दो प्रकार के विस्फोट लगातार हो रहे हैं। इनमें से एक विस्फोट तो रचनात्मक है और वह है ज्ञान का विस्फोट, तथा दूसरा विस्फोट किसी भी देश के लिए चिंतनीय है, जो है आबादी का विस्फोट। तो प्रश्न आपसे यह है कि ज्ञान के निरंतर समृद्ध होने के वर्तमान समय में जब इंटरनेट का प्रयोग व्यापकता के साथ किया जाने लगा है, तब किताबों का उपयोग का क्या महत्व है? देखिए, किताबों का जो उपयोग है वो तो हमेशा रहेगा, क्योंकि किताबें लिखने वाले जो लोग हैं, एक एजुकेशनिस्ट की टीम होती है जो इस तरह के कंटेंट को लिखती है, तैयार करती है। उसमें विद्यार्थियों की मानसिकता के आधार पर ही कंटेंट का मतलब कहना चाहिए राइटिंग होती है, कंटेंट तैयार होता है। तो किताबी शिक्षा जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। जब तक कि हमारा फाउंडेशन क्लियर नहीं होगा, बेस क्लियर नहीं होगा, वो बेस जो है हमारी जो टेक्स्ट बुक्स हैं वही हैं, तो उसका ज्ञान बहुत कहना चाहिए आवश्यक है, बहुत उपयोगी है। आवश्यकता इस बात की है कि उसके बाद में हम अपने आप को अपग्रेड करने के लिए, क्योंकि हम एक कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में जीते हैं और उस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में इस बात की नितांत आवश्यकता है कि हम अपने आप को, अपने ज्ञान की वृद्धि करें। तो किताबों का ज्ञान लेने के बाद में अगर हम इंटरनेट से उसकी और अच्छे से उस चीज को समझते हैं, वीडियोस देखते हैं, प्रैक्टिकल फील करते हैं, तो हमारा ज्ञान और समृद्ध होगा। इसलिए किताबों की आवश्यकता तो हमेशा रहेगी, किताबें बहुत उपयोगी हैं, लेकिन हमारा एक तालमेल होना चाहिए, एक सामंजस्य होना चाहिए कि हम किताबी ज्ञान के साथ साथ अपने ज्ञान को वृद्धि करने के लिए हम और कुछ माध्यमों से कनेक्ट हों जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, और अपने ज्ञान में वृद्धि करें। अजय जी, इस आपदा के समय एक बात तो सामने आई है जिसने लर्निंग गैप और लर्निंग लॉस को लगभग नियंत्रित ही कर लिया है, और वह है ऑनलाइन शिक्षा। तो अब प्रश्न ये है कि ऑनलाइन शिक्षा और ऑफलाइन शिक्षा में क्या अंतर है, और आप इनमें से बेहतर किसे मानते हैं? देखिए, ऑफलाइन शिक्षा बहुत जरूरी है क्योंकि इसमें विद्यार्थी का सर्वांगीण विकास होता है। वो शिक्षा के साथ साथ खेल कूद में भी जाता है और विभिन्न तरह की गतिविधियों में भी भाग लेता है, जो कि आज इस ऑनलाइन शिक्षा में उतना लाभदायक नहीं है। लेकिन व्यावहारिक शिक्षा के साथ साथ, जैसा मैंने कहा कि अपग्रेडेशन है, ये ऑनलाइन एजुकेशन हमेशा जो है एक अटैचमेंट की तरह से इस्तेमाल की जा सकती है कि बेसिक जो हमारी एजुकेशन है उसको हम लर्न करें, उसके बाद अपने आप को अपग्रेड करने के लिए ऑनलाइन एजुकेशन के डिफरेंट प्लेटफॉर्म। अब उसके लाभ क्या है ऑनलाइन एजुकेशन के, कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको हम किताब में देख करके उतना अच्छे से समझ नहीं पाते, या हम समझ तो पा रहे हैं लेकिन हमारी क्लैरिटी उस लेवल की नहीं है। तो हम उस चीज को अगर एक्चुअल में देख पाते हैं, जैसे देश का नक्शा है, या किसी कहना चाहिए प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया है किसी पौधे की, वो कैसे होती है, वो एक्चुअल प्रोसेस एनिमेशन के थ्रू अगर वीडियोस में दिखाई जाती है, तो वो हमारे जो कहना चाहिए सोच को और परिपक्व करती है, हमारे ज्ञान को और बढ़ाती है, और हम ज्यादा अच्छी तरीके से सोच पाते हैं उस चीजों के लिए। तो ऑफलाइन एजुकेशन इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उसके साथ में अगर हम इसको कनेक्ट करते हैं ऑनलाइन एजुकेशन से, तो हमारा जो परफॉर्मेंस है बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और हमें अच्छे सोच वाले, अच्छे ज्ञान वाले विद्यार्थी मिलेंगे जो एक अच्छे कहने प्रोफेशनल बन सकते हैं। अजय जी, इसी सीक्वेंस में ये जानना है कि बहुत से वे लोग जो टेक सेवी नहीं हैं, उन्हें लगता है कि ऑनलाइन एजुकेशन के लिए विशेष तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता होती है। तो इस संदर्भ में प्रश्न यह है कि ऑनलाइन शिक्षा की सीमाएं क्या है और इसके लिए किस प्रकार के ज्ञान की आवश्यकता होती है?
ऑनलाइन एजुकेशन के लिए देखा जाए तो किसी भी तरह की विशेष तकनीकी ज्ञान या किसी ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि ऑनलाइन एजुकेशन जो है वो उसी तरह से चलती है जिस तरीके से हम अपने मोबाइल पे व्हाट्सएप चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं। तो ये कहना कि अगर ऑनलाइन एजुकेशन पे हमें जाना है तो बहुत तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर हम ऑनलाइन शिक्षा की बात करते हैं, तो ऑनलाइन शिक्षा देने के लिए शिक्षकों को कैमरे का प्रॉपर उपयोग करना, साउंड क्वालिटी, इंटरनेट का उपयोग करना, इंटरनेट कनेक्टिविटी, इन सब चीज़ों के बारे में एक बेसिक नॉलेज होना चाहिए, जो कि बहुत आसान है और मिनटों में उसका ज्ञान मिल सकता है। उसके लिए उनको कहीं किसी कोर्स को करने की जाने की ज़रूरत नहीं है। वो भी आसानी से जैसे अपने गूगल पे जाके मोबाइल पे जैसे व्हाट्सएप चलाते हैं, उनको चला सकते हैं। बस शिक्षण के दौरान हमें इन बातों का ध्यान रखना है, जैसे हम विद्यार्थियों के लिए कहते हैं, वैसे शिक्षकों का भी है कि जब आप कैमरे पे हैं, तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है कि आपके विद्यार्थी आपको देख रहे हैं, आपकी वेशभूषा, आपका जो स्थल है जहाँ पे आप कर रहे हैं रिकॉर्डिंग या सेशन ले रहे हैं, वहाँ पे बैकग्राउंड में कोई चीज़ तो नहीं चल रही है, लोगों की आवाज़ें तो नहीं आ रही हैं, साउंड का डिस्टर्बेंस तो नहीं है, वीडियो प्रॉपर नहीं आ रहा हो, लाइट का प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं हो। ये सब जो चीज़ें हैं, ये एक उसी तरीके से हैं जैसे कि हम खाना खाने के लिए अपने बेसिक चीज़ें करते हैं कि खाने को थाली में लिया, उसी तरीके से हमें अरेंज करना चीज़ों को सिर्फ़ एक जगह पे और आसानी से हम उसको ग्रहण कर सकते हैं। तो ये कहना कि ऑनलाइन एजुकेशन मुश्किल है या कुछ सीखना है, ये मेरे हिसाब से तो पूरी तरह से गलत है। इसका हर कोई इस्तेमाल कर सकता है उसी तरीके से जैसे कि एक छोटा बच्चा 1 साल का 2 साल का बच्चा मोबाइल चला लेता है, मोबाइल पे गेम खेल लेता है, व्हाट्सएप चला लेता है, उसी तरीके से हर कोई उसका आसानी से इस्तेमाल कर सकता है। अजय जी, बहुत से वे लोग जो टेक सेवी नहीं हैं, उन्हें लगता है कि ऑनलाइन एजुकेशन के लिए विशेष तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता होती है। तो इस संदर्भ में आपसे प्रश्न यह है कि ऑनलाइन शिक्षा की क्या सीमाएं हैं तथा इसके लिए किस प्रकार के ज्ञान की आवश्यकता होती है? बहुत अच्छा प्रश्न उठाया प्रमोद जी आपने। ये कहना कि इंटरनेट का उपयोग करने के लिए या ऑनलाइन शिक्षा के लिए तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता होती है, तो मैं कहूँगा कि ये तो पूरी तरह से गलत है, क्योंकि आप देखते हैं हर व्यक्ति मोबाइल पे व्हाट्सएप का उपयोग कर रहा है, हर व्यक्ति फेसबुक चला रहा है। जब ये 2 चीज़ें चल सकती हैं, तो इससे भी आसान है ऑनलाइन गूगल पे जाकर के कोई चीज़ों को सर्च करना। आप कोई भी चीज़ चाहते हैं, उसमें ब्राउज़र पे लिखते हैं और वो चीज़ पे क्लिक करके आपको वो जानकारी मिल जाती है। तो किसी भी तरह के ऐसे तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती है ऑनलाइन एजुकेशन के लिए, जिसके आधार पे कहा जाए कि हम ये नहीं कर सकते। और आज तो बच्चे वैसे आप देखेंगे कि जो बच्चा स्कूल ही नहीं गया, वो भी मोबाइल चला लेता है। उसको कौन-सी ट्रेनिंग दी गई थी? उसने किसी तरह शिक्षा नहीं, ये तो सब चीज़ें होती हैं हमारे रुझान से, हमारी इच्छा शक्ति से। हम चाहते हैं तो वो चलाते-चलाते हर चीज़ें चलाई जा सकती हैं, हर चीज़ को हम उपयोग कर सकते हैं। तो लिमिटेशंस तो हैं, तकनीक ऑनलाइन एजुकेशन के लिमिटेशंस जैसा मैंने बताया कि सबसे पहला लिमिटेशन तो ये है कि आपके पास लाइट नहीं है। अचानक पावर फेल्यूर होता है, मोबाइल चार्ज नहीं है, लैपटॉप चार्ज नहीं है, तो आप उसका उपयोग नहीं कर पाएँगे। दूसरा है इंटरनेट, कनेक्टिविटी। कनेक्टिविटी की बहुत सारी समस्याएँ आती हैं कि प्रॉपर इंटरनेट नहीं मिल रहा है, नेट की स्पीड बहुत ज़्यादा कम है, जिस वजह से हम उस चीज़ को देख नहीं पाते हैं। तो ये एक दूसरा लिमिटेशन है, लेकिन ऐसा भी नहीं होता कि वो कनेक्टिविटी कभी ना मिले। ये लिमिटेशन कहाँ पे आती है कि जैसे आपको ऑनलाइन एग्ज़ाम देना है, उस पर्टिकुलर टाइम पे आपको इंटरनेट नहीं मिला प्रॉपर, तो आपका एग्ज़ाम खराब हो जाएगा। लेकिन इस प्लेटफ़ॉर्म के साथ में जब भी ये ऐसे एग्ज़ाम्स होते हैं, तो ये मान के ही चला जाता है कि इस तरह की कुछ न कुछ तकलीफ़ें कुछ लोगों को आएँगी, उनके लिए दूसरा समाधान होता है, एक और टाइम उनको दिया जाता है कि आप दोबारा ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। बाकी आपको पढ़ने के लिए काफ़ी सारा समय है। तो तकनीकी ज्ञान के आधार पर अगर हम कहते हैं कि ऑनलाइन एजुकेशन की ज़रूरत है, तो मैं कहूँगा कि ऑनलाइन एजुकेशन के लिए किसी तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। आप एक बार अपने हाथ में मोबाइल लेंगे, आप उसको उपयोग कर पाएँगे और आराम से आप उसकी शिक्षा ग्रहण कर सकेंगे। प्रश्न जो आपसे अभी किया गया था अजय जी, वो टीचर्स पॉइंट ऑफ व्यू पे था। तो यहाँ जी। पर भी यही बात उल्लेखनीय है कि एवरीथिंग इज़ कांस्टेंट एक्सेप्ट चेंज। समय परिवर्तनशील है,
तो टीचर को भी अपने एटीट्यूड में परिवर्तन करना होगा। और अगर वो टेक सेवी नहीं भी हैं, तो कुछ ऐसा रॉकेट साइंस ये ऑनलाइन क्लासेस नहीं हैं, तो उन्हें इस मुद्दे पे तो बदलना होगा। आगे बढ़ते हैं अजय जी, और अब अगर बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से जानना चाहें, तो ऑनलाइन यानी वर्चुअल एजुकेशन लेते समय किन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए? वर्चुअल एजुकेशन ग्रहण करते समय ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि जब बच्चा ये शिक्षा ग्रहण कर रहा है, तो पेरेंट की उपस्थिति बहुत अत्यावश्यक है। कारण ये है कि बच्चा जो है वो चंचल दिमाग का होता है, उसको समझ नहीं आएगा कि वो क्या देख रहा था और कहाँ चला गया। वो विषय से भटक सकता है, क्योंकि ये वो किताब के पन्ने नहीं है कि एक पन्ना खोला, उसको पढ़ लिया, फिर दूसरे पन्ने पे चले गए। इंटरनेट एक ऐसा भंडार है जहाँ पे कि हम सूरज का ज्ञान ग्रहण करते-करते पूरा अंतरिक्ष का ज्ञान ले सकते हैं। तो बच्चे किसी दूसरी साइट पे जा सकते हैं, कुछ और डेप्थ में जा सकते हैं, तो हमें उनको बताना पड़ेगा कि आपको ये पढ़ना है, इतनी चीज़ें आपको दिखनी है, यहाँ पे इतना लिंक है, इस लिंक पे जाना है। प्रॉपर लिंक पे जाएँ, प्रॉपर चीज़ों का उपयोग करें, नहीं तो क्या होगा कि अगर मान लेते हैं कि बच्चे ने एक बहुत अच्छी वेबसाइट पे जाकर के कोई चीज़ पढ़ने की कोशिश की, वो अच्छा पढ़ भी रहा है, लेकिन अब पढ़ते-पढ़ते हर चीज़ का एक लिमिटेशंस होता है। आप रिसर्च लेवल तक चले गए। आपने इतना ज्ञान ग्रहण कर लिया कि आपका समय पूरा खराब हो गया, आप उसी चीज़ पे ही रह गए। तो हमेशा जो कहना चाहिए कि लिमिटेशंस होने चाहिए, कंट्रोल होना चाहिए, और वो पेरेंट ही कर सकता है, क्योंकि घर से आज के दौर में ऑनलाइन एजुकेशन जो चल रही है, घर से ही चल रही है। तो घर से शिक्षा ग्रहण करते समय अगर पेरेंट की उपस्थिति होगी, तो वो उसको प्रॉपर गाइडेंस दे पाएँगे और समय का बर्बादी बचा सकेंगे, और व्यर्थ ज्ञान भी बहुत सारा होता है उसमें। ये भी जानने की चीज़ है कि बच्चे को क्या पढ़ना है। किसी ने बता दिया और वो स्टडी करना शुरू कर दिया। आप देखेंगे किताबों में जो लिखा होता है, उसमें एकेडमिक काउंसिल बहुत सारे लोग होते हैं, ज्ञाता होते हैं जो उस किताबों को लिखते हैं। लेकिन इंटरनेट पे हम चाहे, कोई भी चाहे, कुछ भी लिख सकता है। कोई भी लिंक पे आप जा सकते हैं, तो वो लिंक जहाँ से बच्चा स्टडी कर रहा है, वो सही है या गलत है? ये देखना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो आप देखेंगे कि आपको बताया जाएगा टमाटर से कैंसर होता है। दूसरा आप क्लिक करेंगे, उसमें लिखा है टमाटर से कैंसर चला जाता है। तो ऐसा वाला ज्ञान ना ग्रहण करें जिसमें कि कन्फ्यूज़न हो, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। तो इसीलिए ज़रूरी है कि बच्चे को हम प्रॉपर गाइडेंस दें कि कहाँ से देखना है, क्या देखना है। इसमें शिक्षक का भी उतना ही योगदान है। शिक्षक को भी बच्चे को प्रॉपर चाहे वो घर से शिक्षा ग्रहण कर रहा है, अगर कोई ऑनलाइन एजुकेशन है तो उसको प्रॉपर लिंक ही उसको सेंड करें, जिससे कि वो सही जगह पे जाके अपनी शिक्षा ग्रहण करे। अन्यथा उसका ज्ञान तो बहुत होगा, लेकिन वो व्यर्थ होगा। अजय जी, इसी बिंदु पर थोड़ा और गहराई से हमें जानना है की इच्छा है। तो आपसे प्रश्न ये है कि वर्चुअल एजुकेशन लेते समय क्या इसकी कोई नियमावली है, या आपके हिसाब से ऐसी कोई नियमावली होनी चाहिए? जी हाँ, बिल्कुल सही है। इसमें नियमावली अभी कोई स्टैंडर्ड तो नहीं बनी है, सरकार ने ऐसी कोई नियमावली तो नहीं बनाई है, लेकिन कुछ बेसिक चीज़ें तो हैं ही। जैसे ऑनलाइन एजुकेशन होता है, तो बच्चा जब पढ़ाई करता है तो उसको अपना कैमरा चालू करना चाहिए। ये बेसिक एटिकेट्स हैं। अपना वॉइस चालू करना चाहिए। मैं देखता हूँ कि जब स्कूल की पढ़ाई हो रही होती है, तो बच्चे क्या करते हैं कि कैमरा बंद, साउंड बंद, नेट चालू कर दिया, वीडियो चल रहा है और वो दूसरे रूम में कहीं घूम रहे हैं, खेल रहे हैं, पढ़ ही नहीं रहे हैं। तो नियमावली बहुत ज़रूरी है, खास तौर से छात्रों के लिए, स्कूल के छात्रों को, क्योंकि हम नहीं चाहेंगे कि बच्चा दिग्भ्रमित हो, गलत दिशा में जाए, पढ़ाई ना करे, है ना? क्योंकि भविष्य है उसका, उसको अपने भविष्य बनाने के लिए प्रॉपर स्कूल में हम जिस तरह से मॉनिटरिंग करते थे, काम कराते थे, अभी इसमें ये ज़रूर सुधार आया है कि पढ़ाने के साथ-साथ टीचर हर वक़्त, हर रोज़ बच्चे को कुछ काम देते हैं करने के लिए, और वो फिर वो करके वो उसकी फ़ोटो खींच के ऑनलाइन सबमिट करता है, तो ये पता लगता है बच्चे ने पढ़ाई की है कि नहीं की है। तो नियमावली क्यों ज़रूरी है? इसलिए ज़रूरी है कि हम एक तरह से एक वर्ल्ड के सामने आ रहे हैं, नए लोगों के सामने आ रहे हैं। जिस तरह स्कूल में यूनिफ़ॉर्म में जाना ज़रूरी है, उसी तरह से ऑनलाइन एजुकेशन में भी प्रॉपर हमें ड्रेस कोड में रहना चाहिए, हमारा कैमरा प्रॉपर वर्क करना चाहिए, हमें इंटरैक्शन करना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए, तभी तो एजुकेशन का मतलब है। नहीं तो ऐसी एजुकेशन का क्या मतलब जिसमें कि हम सिर्फ़ चल रहा है, देख रहे हैं और हम पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे हैं। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जो लिमिटेशंस हैं, वो ये है कि कई बच्चे शैतान होते हैं।
वो शैतानी करने लग जाते हैं, उनको रुकना, उसके लिए कोई ऐसा होना चाहिए, रिकॉर्डिंग होना चाहिए वो सेशंस, जिससे कि हम उस आधार पे उनके पेरेंट को बता सकें कि आपका बच्चा इनडिसिप्लिन हो रहा है। बच्चा क्लास में तो मालूम जानता है कि शिक्षक सामने है, गलती करेंगे पनिशमेंट मिलेगा, पर घर पे वो आज़ाद हो जाता है। घर पे उसको ये लगता है कि मैं तो कुछ भी करूँ, अभी तो मुझे जाना ही नहीं है, अभी तो स्कूल खुलना ही नहीं है, मैडम को कितने दिन याद रहेगा, सर को कितने दिन याद रहेगा। तो इसके लिए ज़रूरी यही है कि प्रॉपर एक नियम बने कि बच्चे को जब क्लास चालू होती है, तो उसको प्रॉपर ड्रेस कोड में बैठना है, पार्टिसिपेट करना है, अपना काम करना है, सवालों के जवाब भी देने हैं, और साथ-साथ में जो कैमरा और माइक्रोफ़ोन मैंने आपको बताया, वो प्रॉपर होना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हमने कैमरा तो लगा दिया, लेकिन कैमरा की डायरेक्शन सही नहीं, दिख ही नहीं रहा है। तो ये यही नियम है कि जब हम ऑनलाइन एजुकेशन कर रहे हैं, तो हमें नेटवर्क एरिया में बैठना है, वहाँ पे प्रॉपर लाइट हो, वहाँ पे डिस्टर्बेंस नहीं हो, बैकग्राउंड के साउंड नहीं आ रहे हों, कैमरा आपके फेस पे ही हो, टीचर आपको देख पाए, आप टीचर को देख पाओ, और उनके सवालों का जवाब दे पाओ। दूसरी चीज़ कि अगर कोई वीडियो दिखाया जा रहा है, तो वीडियो अगर बच्चे को उसमें दिखाया जा रहा है टीचर की तरफ से, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई लिंक दी जा रही है, तो प्रॉपर वो लिंक ही हो, उसके अलावा कोई ऐसा नहीं हो जिसमें कि कम और इन्फॉर्मेशंस हों। क्योंकि उससे बच्चे का समय खराब होगा, और जिस लेवल पे वो पढ़ रहा है, उस लेवल से आगे का ज्ञान देना मेरे हिसाब से उचित नहीं है, क्योंकि मानसिकता के हिसाब से ही हमें अपने एजुकेशन को अपग्रेड करना होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि नियमावली की बहुत आवश्यकता है, और उसको फॉलो करना चाहिए। इसके आधार पे कुछ मार्क्स डिसाइड होने चाहिए, जैसे स्कूल में साफ-सुथरी यूनिफ़ॉर्म पहनने पे, डिसिप्लिन पे रहने पे अटेंडेंस के मार्क्स होते हैं, इस पे भी मार्क्स अगर दिया जाएगा, तो शायद इसका प्रॉपर उपयोग होगा और बच्चों का परफॉर्मेंस अच्छा आएगा। चलिए अजय जी, आज की चर्चा में हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। आज हम बात कर रहे हैं विद्यार्थियों के उज्ज्वल भविष्य निर्माण की, और इसके लिए सबसे ज़रूरी है लक्ष्य। तो आपसे ये जानना है कि लक्ष्य निर्धारण करते समय किन-किन बिंदुओं पर इन्हें तैयार किया जाना चाहिए? लक्ष्य एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए हमारी पूरी ज़िंदगी हम लगा देते हैं। हम बचपन में सपना देखते हैं कि मुझे आर्मी में जाना है, और हम एक उम्र के बाद जाते हैं, फिर हम अपना काम करते हैं। तो लक्ष्य निर्धारण का बहुत बड़ा योगदान है किसी भी व्यक्ति के भविष्य निर्धारण में। उसमें हमें किन बिंदुओं पे ध्यान देना चाहिए, उसमें है सबसे पहला कि लक्ष्य क्लियर होना चाहिए। पहले मुझे ये पता ही होना चाहिए कि मुझे चाहिए क्या? मुझे बनना क्या है? और ये कैसे आएगा? ये आएगा बच्चे की काउंसलिंग से। तो इसमें जो हमारे शिक्षक भाई-बहन हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान है, और मेरी उनसे रिक्वेस्ट भी है कि वो बच्चे से अपना इंटरेक्शन बढ़ाएँ। हर बच्चे से बात करें, जैसे हमारे कॉलेजेस में एक टीजी सिस्टम होता है। एक टीचर पे 15 विद्यार्थी होते हैं, और वो 15 विद्यार्थियों का पूरा बायोडाटा उनको रटा हुआ होता है कि ये बच्चा है, इसकी ये हॉबीज़ हैं, इसका ब्लड ग्रुप ये है, इसकी जो है परफ़ॉर्मेंस यहाँ पे कमज़ोर है, यहाँ पे परफ़ॉर्मेंस अच्छी है, कहाँ रहता है, पेरेंट्स से भी बातचीत होती है। तो इसी तरीके से स्कूल लेवल पे इसकी और ज़्यादा आवश्यकता है। अगर शिक्षक विद्यार्थी से बातचीत करेगा, तो बच्चा खुल के अपने मन की बात बता पाएगा कि मुझे ये बनना है, मुझे इंजीनियरिंग में सिविल इंजीनियर बनना है। तो फिर जब ये लक्ष्य का एक इमेज हमें क्लियर मिला कि हाँ, इसको इंजीनियरिंग फील्ड में जाना है, तब हम उसको बता पाएँगे कि इंजीनियरिंग में इतने क्षेत्र होते हैं, इन क्षेत्रों में से आप कौन-कौन से में जा सकते हो। उसके लिए छोटे-छोटे खेल होते हैं, गेम होते हैं, जिनके थ्रू हम ये पता कर सकते हैं कि वो ऑटोमोबाइल में जाना चाहता है, या कहना चाहिए कंप्यूटर साइंस के क्षेत्र में जाना चाहता है। एक गेम खिला करके आप देख सकते हैं, कंप्यूटर पे उसको कंप्यूटर दे दें खेलने के लिए, थोड़ी देर में पता लग जाएगा कि वो कंप्यूटर का एक्सपर्ट बनेगा या नहीं बनेगा, प्रोग्रामिंग सीख पाएगा या नहीं सीख पाएगा। मैथमेटिक्स में कितना अच्छा कैलकुलेशन करता है, कितनी एनालिटिकल रीजनिंग और ये सारी चीज़ें कर पाता है वो, इससे पता लगेगा कि वो उस फील्ड में जाने लायक है कि नहीं है। तो शिक्षक को चाहिए कि बच्चे से इंटरेक्शन बढ़ाएँ, उनसे बात करें, और उनकी रुचियों को नोट करें। एक कार्ड बनना चाहिए उस बच्चे का, परफॉर्मेंस कार्ड। उसमें उसकी जितने भी इंटरेस्ट एरियाज़ हैं, जो प्राइमरी से 8th तक के लिए बहुत मैं मानता हूँ कि उपयोगी है, कि कौन-कौन से क्षेत्र में इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी आ रही है। फिर जो क्षेत्र आएँगे, हो सकता है कि वो 2 या 3 भी मिल जाएँ। उन 2-3 में फिर हमें उसे और एक्सरसाइज़ करा के देखना है कि इनमें से किसमें बहुत ज़्यादा अच्छा करता है ये, किसमें ये रुचि लेता है। तो इस आधार पर लक्ष्य निर्धारण के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है पहला पॉइंट कि वो अपना टारगेट चूज़ करे कि मुझे बनना क्या है। दूसरा इम्पोर्टेंट है उसमें रुचि पैदा करना।
अगर रुचि नहीं है, बनना तो वो डॉक्टर चाहता है लेकिन वो रुचि ही नहीं है, वो पढ़ना ही नहीं चाहता, तो इसका मतलब है कि उसका लक्ष्य सही नहीं है। तो उसको लक्ष्य की तरफ डाइवर्ट करने के लिए फिर काउंसलिंग करनी होगी। दूसरा हो गया रुचि। तीसरा हो गया कि उसमें वो किस माध्यम से जाना चाहता है, किस तरह से वो उसका ज्ञान अर्जित करना चाहता है। प्रैक्टिकल ज्ञान पे जा रहा है या वो बस क्लास के सब्जेक्ट के आधार पे हमने तय कर रखा है कि वो इस सब्जेक्ट में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है इसलिए इसको इस क्षेत्र में जाना चाहिए। हमें उसका जो लक्ष्य है, उस क्षेत्र के लिए जो रिक्वायर्ड स्किल्स हैं, एक इंजीनियर बनने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है फिजिक्स और मैथमेटिक्स का अच्छा ज्ञान। तो क्या वो फिजिक्स और मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट लेता है, क्या वो इन चीजों के प्रैक्टिकल में अच्छा परफॉर्मेंस देता है, ऐसी चीजों से हम उसको एक नई दिशा दे पाएंगे। तीसरा है डिसिप्लिन। लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है डिसिप्लिन। हमें अपना टारगेट अचीव करने के लिए भी डिसिप्लिन की आवश्यकता होगी, क्योंकि मुझे चाहिए क्या है वो कैसे मिलेगा, उसके अपने स्टेप्स होंगे। एक बार में कोई चीज अचीव नहीं हुई। मुझे अगर घर की बिल्डिंग की छत पे जाना है तो मुझे एक एक सीढ़ियां चढ़नी होंगी। इसी तरह से कैरियर की भी स्टेप्स होती हैं, सीढ़ियां होती हैं, उनको हमें डिवाइड करना होगा और उसके आधार पे उसका परफॉर्मेंस एनालाइज करना होगा। एक्चुअली अभी हमारे एजुकेशन सिस्टम में एक बड़ा फॉल्ट ये है कि वो कनेक्टिविटी नहीं है। प्राइमरी एजुकेशन अलग, मिडिल अलग, हाई स्कूल अलग, 12th अलग, इंजीनियरिंग अलग। इन सबकी कनेक्टिविटी के आधार पे एक परफॉर्मेंस कार्ड हमेशा बच्चे का बनना चाहिए जो अपग्रेड होते रहना चाहिए, और इससे ही हमें पता लगेगा कि हाँ वो अपनी सही दिशा में जा रहा है कि नहीं जा रहा है। और सच्चाई यही है कि अभी हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें बच्चा तय ही नहीं करता इंजीनियरिंग के टाइम, मतलब 12वीं पास करने के बाद भी उसको पता नहीं होता इसको बनना क्या है। 10वीं के बाद में उसको ये नहीं पता होता है सब्जेक्ट क्या लेना है। तो ये जो सब्जेक्ट लेना है ये ही एक बहुत बड़ा रोल माध्यमिक शिक्षा पे ही हो सकता है कि वो अगर इंजीनियर बनना चाहता है तो उसको मैथ साइंस ग्रुप लेना है, अगर मेडिकल में जाना है तो उसको बायो ग्रुप लेना है, उसको अगर कलाकार बनना है तो आर्ट्स ग्रुप में जा सकता है, उसको कॉमर्स में अकाउंट्स में भी अगर फाइनेंस में इंटरेस्ट है तो उसमें जा सकता है। तो ये जो सब चीजें होंगी वो कैसे होंगी, वो इसी आधार पर होंगी कि जब बच्चे को हम काउंसलिंग करेंगे तो उसकी सोच पैदा होगी और बन पाएगा। मैं देखता हूँ इंजीनियरिंग की काउंसलिंग में ज्यादातर बच्चे ऐसे आते हैं, और इवन कई बार तो हमें दुख होता है इस बात का कि 4 साल की इंजीनियरिंग करने के बाद जब इस बच्चे की नौकरी लगाने को मैं तैयार हूँ तो वो बच्चा आके बोलता है कि मैं कंप्यूटर इंजीनियर हूँ पर मुझे कंप्यूटर इंजीनियरिंग में नहीं जाना। जब उससे सवाल होता है कि जब आपने 4 साल उसमें पूरी शिक्षा ग्रहण की तो आपको वो क्यों नहीं बनना है, तो उससे सवाल होता पापा ने कहा था, घर वालों के दबाव से मैं बन गया, मेरा इंटरेस्ट तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग पे है, जबरदस्ती ने कंप्यूटर साइंस में मुझे एडमिशन दिला दिया। तो ये नौबत जो है वो बहुत खराब है, इसमें बच्चे का कैरियर स्पॉइल होता है। इसको बचाने के लिए उसको जो बनना चाहता है, हर बच्चे में क्षमता होती है, हर बच्चा कुछ बड़ा एक व्यक्तित्व बन सकता है। जरूरी है इस बात की, जरूरत इस बात की है कि उसको सही मार्गदर्शन कैसे दिया जाए, कैसे उसको जो उसका जो बनने का सपना है उसको पूरा किया जाए। सवाल यह है कि जिन आंखों से सपने देखे जाते हैं उन आंखों को और उस व्यक्ति को ही वो सपने पूरे करने हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं अपनी आंखों से सपना देखूं और मेरा दोस्त उस सपने को पूरा कर दे। सपने तो मैं देख रहा हूं ना, तो मुझे मालूम मुझे क्या बनना है, मेरी परफॉर्मेंस मैं वहीं पे दूंगा। तो मेरा ये कहना है कि जो माध्यमिक शिक्षा है उसमें जो काउंसलिंग है वो काउंसलिंग का बहुत बड़ा रोल है जिससे लक्ष्य का निर्धारण होता है, और मूलभूत यही 4 बिंदु हैं। अगर हम इनका पालन करते हैं तो हम अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इन बिंदुओं का पालन नहीं करते हैं तो हम अपने लक्ष्य से भटक सकते हैं, और एक बार भटका हुआ विद्यार्थी अगर भटक गया है तो फिर उसको रास्ते पे लाने में बहुत कठिनाई का पालन करना पड़ेगा, बहुत सामना करना पड़ेगा तकलीफों का। तो अच्छा यही है कि हम उसको गलत दिशा में जाने से पहले ही संभाल लें और सही दिशा में उसको अग्रसित करें। बहुत ही गोल से रिलेटेड आपने बहुत ही अच्छी बात बताई कि गोल जो है वो स्मार्ट होना चाहिए। स्मार्ट के अगर हर लेटर को अगर हम देखें तो एस फॉर स्पेसिफिक होना चाहिए, ए फॉर अटेनेबल होना चाहिए, एम फॉर जो है मेजरेबल होना चाहिए, फिर से ए फॉर अचीवेबल या अटेनेबल होना चाहिए, री फॉर उस पर रिटेंशन हो, और टी मतलब टाइम ओरिएंटेड हो। कोई भी लक्ष्य हम ऐसा नहीं बना सकते कि अब हम इसे अगले जन्म में कर लें। तो ये बातें आपकी मतलब फिर से दोहराते हुए कि लक्ष्य जो है वो स्मार्ट होना चाहिए, गोल हमारा स्मार्ट होना चाहिए, जिसके प्रत्येक लेटर एक एक शब्द कहते हैं। एस कहता है कि स्पेसिफिक होना चाहिए, जैसे आप चर्चा कर रहे थे कि गोल अगर मेरा है
तो हम ये नहीं सोच सकते कि आप उसे पूरा करेंगे। तो गोल तो स्पेसिफिक मेरा ही है, तो गोल स्पेसिफिक होना चाहिए, एम फॉर मेजरेबल होना चाहिए, जो करने योग्य हो। यह गोल तो बिल्कुल ठीक नहीं है कि आज मैंने कोई बात शुरू करी और कल मैं चाँद पे पहुँच जाऊँगा, तो ये मेज़रेबल हो कि मेरे लायक क्या है, अचीवेबल हो, जिसे अचीव किया जा सके, उसके ऊपर रिटेंशन रखा जाए, तो उसके लिए फिर ज़रूरी है जहाँ पे हमारी रुचि होती है, वहीं पे हम अपना रिटेंशन या इंटरेस्ट को कायम रख पाते हैं। और कोई सा भी गोल जो है, वो टी फॉर टाइम ओरिएंटेड होना चाहिए। तो बहुत ही अच्छी बातें हमारे साथियों को अजय जी आपके माध्यम से मिल रही है। अब लेकिन आपके लिए एक बहुत ही बर्निंग प्रश्न है, और वह यह है कि आधुनिक शिक्षा वर्तमान समय की आवश्यकता है या यह भविष्य के लिए एक खोज है? इस विषय पे हमें आपसे एक सार्थक मार्गदर्शन चाहिए। बहुत सही प्रश्न है। आज के परिप्रेक्ष्य में ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है कि जो हम आधुनिक शिक्षा पद्धति की बात कर रहे हैं, वो इस समय की आवश्यकता है या भविष्य के लिए आविष्कार है। तो सच्चाई ये है कि ये हमारी आज की आवश्यकता ही है। अगर हम बात करते हैं पिछले 8 महीनों की, हम एक महामारी के दौर से गुज़र रहे हैं और इस महामारी के दौर पे ये संभव ही नहीं था कि हम बच्चे को स्कूल भेज सकें और शिक्षा ग्रहण करा सकें। अगर आधुनिक शिक्षा न होती, तो हमारी शिक्षा रुकी होती। हम पीछे चले गए होते 1 साल कम से कम, और अभी आगे भी ये कहना सही समय नहीं है अभी कि वो कब हम स्कूल लेवल पे चालू कर पाएँगे। तो ये हमारी आज की आवश्यकता है। साथ ही भविष्य के लिए आविष्कार भी है, क्योंकि मैं आपको अब उस जगह पे लेके चलता हूँ, जो आगे की परिकल्पनाएँ हैं। हम जीने वाले हैं उस युग में जिसमें उपयोग होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो चीज़ है, हम सोचते हैं और वो हो जाता है। उसका नाम है, और हम लोग उसका उपयोग कर रहे हैं आज। जैसे बात होती है कि ये आवश्यकता है आधुनिक शिक्षा, तो आपको पता भी नहीं होगा कि आप अपना मोबाइल यूज़ करते हैं, उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपना काम कर रहा है। एक बार आप कोई चीज़ सर्च करते हैं गूगल पे, अगली बार आप जब सर्च करते हैं, तो वो अपने आप दिखाया था 4-5 ऑप्शंस उस चीज़ के। तो ये वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही है, लेकिन हम आगे जिस युग में जीने वाले हैं, उसमें हमारा हर काम जो होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से होगा। अभी बहुत सारी कंपनीज़ हैं, जैसे हम बात करते हैं फिर से बायजूस, एक्स्ट्रा मार्क्स, वेदांतु जैसी कंपनियों की। तो ये कंपनियों ने जो अपना जो एजुकेशन सिस्टम डेवलप किया है, इस पे है पूरा का पूरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जब बच्चे बच्चे को एक टॉपिक पढ़ाया जाता है, तो उस टॉपिक को पढ़ने के बाद में कुछ सवाल उससे पूछे जाते हैं। उस सवाल के दिए गए आंसर के आधार पर तय होता है कि उसको अगला टॉपिक कौन-सा देना है। कौन-सा से मतलब कि उसको सिंपल तरीके से समझाना है या फिर से समझाना है, उसको समझ में नहीं आया, उसके अंडरस्टैंडिंग पावर को समझने का प्रयास किया जाता है। जिस आधार पे उसके आंसर आते हैं, उससे हमें ये पता लगता है कितना वो समझा। अगर वो उसके सही आंसर देता है पूरे, तो थोड़ा-सा मॉडिफाइड एडवांस वर्ज़न पे अगला कंटेंट आता है, और नहीं तो उससे और सिम्प्लिफाइड भी आता है। अगर बच्चे का स्कोर 0 है, तो उसको और आसान तरीके से और वीडियोज़ और गेम खिला करके उसको समझाने का प्रयास किया जाता है। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग के साथ-साथ में हम आगे जाने वाले हैं वर्चुअल रियलिटी की तरफ। जब हम घर पे बैठ के चीज़ों को 3D फ़ील कर पाएँगे। अगर मैं कहता हूँ कि अमेरिका के जंगल मुझे देखने हैं, साउथ अफ्रीका के जंगल देखने हैं, तो बच्चा घर पे जंगल का फीलिंग ले पाएगा, एक्चुअल में देख पाएगा। अगर हम बात करते हैं कि मुझे एक कार का मैन्युफैक्चरिंग देखना है, तो मैं हर पार्ट को बिल्कुल 3D इमेज के साथ में देख पाऊँगा। हम उस शिक्षा जगत की ओर अग्रसर हैं, जो आगे एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशनरी चेंज लेने आने वाला है। और कोरोना आया, कोरोना ने हमें बहुत कुछ सिखाया। उसने हमें सिखाया कि हमें हमेशा रुकना नहीं है, हमें हरदम आगे बढ़ना है। यह एक बीमारी है, इस बीमारी ने हमें एक नई सोच दी है, क्योंकि क्राइसिस ही एक वो चीज़ है जो क्रिएशन करती है। जब समस्या आती है, तभी समाधान निकलता है। तो इस समस्या ने हमें एक नई दिशा पे सोचने के लिए विवश किया, और हमने मजबूरन ही सही ऑनलाइन एजुकेशन का इस्तेमाल करना शुरू किया। ये हमारी आवश्यकता थी। जब हमने इसका इस्तेमाल करना शुरू किया, तो हमें ये महसूस हुआ कि इसमें और भी बहुत कुछ हो सकता है। इसमें और अच्छे तरीके से पढ़ाया जा सकता है, और मुझे ऐसा लगता है कि भविष्य की जो शिक्षा होगी, वो बहुत आसान शिक्षा होगी। स्कूल में जितनी शिक्षा होगी, वो ठीक है,
लेकिन उसके बाद भी जो रियल है, आपने देखा होगा सभी स्कूलों में लगभग स्मार्ट क्लासरूम्स बन गए हैं। उनमें इंटरनेट के थ्रू बच्चे को वो जो चैप्टर है पढ़ाए जाते हैं, दिखाए जाते हैं। अभी हम देखते हैं जो वो 2D इमेज में देखते हैं, जब वो 3D और रियल इमेज के साथ में चीजें आएंगी तो और इंटरेस्ट डेवलप होगा और अच्छे से समझ में आएगा। तो जो ये जो आधुनिक शिक्षा है, आवश्यकता के साथ साथ भविष्य का आविष्कार बन चुकी है, और यह आविष्कार हमारे शिक्षा जगत में काफी बड़ा परिवर्तन लाएगा, और हमें आगे आने वाले जो बच्चे मिलेंगे, मुझे पूरा विश्वास है वो बच्चे होंगे जो बहुत नए नए आविष्कार करेंगे, और तब हम चांद और मंगल ग्रह को भी यहाँ बैठ के अच्छे से देख पाएंगे। बहुत अच्छी आपने बात बताई है अजय जी। वर्तमान स्थिति पर एक और प्रश्न आपसे है कि बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो अपने साथियों से इंटरैक्ट करते हैं, और जब इंटरैक्शन उनका होता है तो प्राकृतिक रूप से उनका सोशलाइजेशन होता है, उनका इंटरपर्सनल स्किल डेवलप होता है, उनका इंट्रापर्सनल स्किल डेवलप होता है। लेकिन महामारी के दौर में वे वर्तमान समय में लंबे समय से घर पर ही हैं, घर से ही शिक्षा ले रहे हैं। तो अब प्रश्न यह है कि उनकी मानसिक स्थिति पर इसका क्या प्रभाव है, और इन प्रभाव से आखिर निपटा कैसे जाए? बहुत ही अच्छा प्रश्न है प्रमोद जी, आपने उठाया है। मैं इसको महसूस कर रहा हूँ। मेरे जो बच्चों से इंटरेक्शंस होते हैं, बातचीत होती हैं, छोटे बच्चों से भी होती है, बड़े बच्चों से भी होती है, कॉलेज में इंजीनियरिंग के बच्चे आते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि हम एक नई बीमारी की तरफ बढ़ रहे हैं आगे। और अगर इसका समाधान हमने नहीं निकाला तो आगे हमें इसके दूसरे रिफ्लेक्शंस, कोरोना से बड़ा एक जो कहना चाहिए कि प्रभाव हमें देखने को मिलेगा, और ये बहुत भयावह हो सकता है। इसके लिए हमें करना क्या है? क्योंकि जब बच्चा घर से बाहर निकलता है, बाहर के एनवायरनमेंट निकलता है, उसमें कॉन्फिडेंस लेवल डेवलप होता है। उसपे अपने दोस्तों से मिलना, अपने टीचर से मिलना, बस पे जाना और गेम खेलना, ये सब कुछ चीज़ों से इसका जो शारीरिक विकास होता है, मानसिक विकास होता है, वो काफ़ी हद तक रुका हुआ है, और इसको हमें बचाना होगा। नहीं तो अगर आप देखें अभी इस समय, तो बच्चों की अगर स्टडी की जाए, तो ज़्यादातर बच्चे जो है मानसिक दबाव में गए हैं अभी। वो दबाव के कारण क्या है कि वो 8 महीने से घर के अंदर हैं, बाहर नहीं निकल रहे हैं। तो हमें उसके लिए करना ये है कि परिवारों को, बच्चों को साथ में लेके सोशलाइजेशन इस तरीके से तो हो ही सकता है कि हम अपने घर के सारे लोग मिल के बैठ करके डिस्कशन करें, बातचीत करें, गेम खेलें, उनके साथ खेलें, और इवन बाहर भी निकला जाता है, भीड़ में नहीं जाना है। कोरोना से बचाव के लिए सिर्फ एक ही नियम है कि आपको एक साथ इकट्ठे नहीं होना है, पर एक परिवार के सदस्य आउटिंग पे जा सकते हैं, पिकनिक पे जा सकते हैं, घूमने के लिए थोड़ा-थोड़ा सा ये करना बहुत आवश्यक हो गया है आज के दौर पे। नहीं तो ये दबाव जो है वो कहना चाहिए बच्चे की परफॉर्मेंस पे दुष्प्रभाव डाल सकता है। तो मेरा यही कहना है कि जो घर पे रहते हुए जो दबाव है, उसको रिलीज़ करने का सही समय आ गया, क्योंकि अब आने वाले हैं एग्ज़ाम्स। परीक्षाएँ अगर होती हैं, तो बच्चे पे दबाव और बढ़ेगा, और मानसिक दबाव एक ऐसी चीज़ है, जिसमें कुछ बच्चे हो सकता है उसको सहन कर सकें, पर कुछ बच्चे नहीं कर पाएँगे। तो हमारा एज़ ए शिक्षाविद, एज़ ए एजुकेशनिस्ट हमारा ये कर्तव्य है कि हम बच्चे को सोशलाइज़ करें। घर के बाहर नहीं ले जा सकते हैं, घर के छत पे ले जा सकते हैं, थोड़ा-सा उस टाइम पे जा सकते हैं घर से बाहर, जिस टाइम पे ज़्यादा क्राउड नहीं होता है। सुबह मॉर्निंग वॉक पे जा सकते हैं, इवनिंग वॉक पे नाइट में 8-9 बजे बाद में जा सकते हैं, और गेम-वेम खेल के उसके माइंड को फिर रिफ्रेश करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। नहीं तो ये एक निश्चित तौर से एक समस्या होगी, और मैंने जो जानकारी ली उसके आधार पे बहुत सारे बच्चों को इसका शिकार होना पड़ा है। मेरे एक मित्र के बच्चे को साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट के लिए बैंगलोर में 1 महीने एडमिट रहना पड़ा, इन्हीं सब परेशानियों के कारण। तो वो दबाव ना आए, वो दबाव नहीं आएगा अगर हम बच्चे के साथ में घुल-मिल के रहेंगे, और फ़ोन पे उसके दोस्तों से बात करा दी जाए। फ़ोन पे बात कर सकते हैं, वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं, वो इंटरेक्शन कर सकते हैं। लिमिटेशंस तो हैं, लेकिन हम इतना तो कर ही सकते हैं कि वो उसका मानसिक स्तर जो है बना रहे, बिगड़े नहीं। तो इसका बहुत ज़रूरत है, नहीं तो हमें परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। अच्छा है कि समय रहते हम बच्चे को थोड़ा सोशलाइज़ करें और कनेक्ट करें। अजय जी, अब इसी प्रश्न को टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वे भी कुछ न कुछ दबाव के प्रभाव में दिखते हैं, तो वे इस दबाव से कैसे बाहर निकल सकते हैं?
देखिए प्रमोद जी, जैसा हमें लगता है वो पूर्णतः सत्य नहीं है। टीचर दबाव में तो हैं, लेकिन दबाव के साथ में उनको एक ऐसा साधन मिला है जिसका वो इस्तेमाल करते हैं, तो वो अपने काम को और आसान तरीके से कर पाते हैं। आज वो समय है जब शिक्षक को स्कूल नहीं जाना है, घर से ही शिक्षा देना है, उसके पास भरपूर समय है। वो अपने शिक्षण को और अच्छा शार्प करने के लिए विभिन्न प्लेटफ़ॉर्मों पे जाकर के उनकी स्टडी कर सकता है, अपना कंटेंट और अच्छा कर सकता है और अपने ज्ञान की वृद्धि कर सकता है। साथ ही साथ पे इस समय शिक्षकों को अपने मानसिक दबाव को खत्म करने के लिए कुछ मेडिटेशन करना चाहिए, जिससे कि वो फ्री रह सकें और ये वो समय है जब विद्यार्थियों से और ज़्यादा कनेक्ट हो सकते हैं। विद्यार्थियों से मोबाइल के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू उनसे बात करके उनकी काउंसलिंग कर सकते हैं और अपने विषय के बारे में बहुत सारा कहना चाहिए विभिन्न माध्यमों से, बहुत सारी वेबसाइट से लेक्चर्स देख करके वो उसको अपने नॉलेज को अपग्रेड कर सकते हैं। तो ये वो समय है जब हम कह सकते हैं कि ये वो अपॉर्च्युनिटी है, जहाँ पे शिक्षक अपने आप को अपग्रेड कर सकता है, अपने को कॉन्फिडेंट फ़ील कर सकता है, अपने विषय का और अच्छा ज्ञाता बन सकता है, जिससे उनके विद्यार्थी लाभान्वित होंगे और जो जैसे कहते ही हैं कि जो शिक्षक होता है, उसका जो काम होता है वो कोई नौकरी नहीं है, कोई व्यवसाय नहीं है, वो है देश सेवा। ये सेवा जो भावना है वो तभी अच्छी होती है जब उसमें समर्पण हो। तो समय भी आपके पास में है और आपको सिर्फ चाहिए अपना समर्पण। तो आप इस समय का सही उपयोग करके अपने ज्ञान की वृद्धि कर सकते हैं। बहुत सारे जो साइट्स हैं जहाँ पे फ्री में कोर्स अवेलेबल हैं, आप अपग्रेड कर सकते हैं, अपना सर्टिफिकेशंस कर सकते हैं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। जिनको करने के लिए आपको बहुत सारे पैसे खर्च करने पड़ते कभी, लेकिन आज आपके पास मुफ्त में उपलब्ध हैं, तो आप उन सब चीज़ों को अटेंड करें, अपनी ज्ञान की वृद्धि करें, बच्चों को मेडिटेशन कराएँ, खुद मेडिटेशन करें, अपनी मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ाएँ क्योंकि आप ही भविष्य हो। जब भविष्य निर्धारक, भविष्य निर्माता ही अगर कमज़ोर होगा, तो भविष्य क्या बनेगा? इसलिए सबसे ज़रूरी ये है कि आप अपना ध्यान रखें, अपने परिवार के साथ रहें, अपने परिवार के सदस्यों के साथ भी इंटरैक्शन करें और अपने आप को अपग्रेड करने के लिए विभिन्न जो माध्यम हैं इंटरनेट पे ऑनलाइन एजुकेशन में, उनका ज्ञान ग्रहण करें, जिससे कि अपने विद्यार्थियों को और अच्छा ज्ञान आप दे सकें। तो मुझे लगता है कि ये एक अवसर है आपके लिए आगे बढ़ने का। इस चर्चा में यह बताते हुए बड़ा गौरव का अनुभव हो रहा है अजय जी कि हमारे कुछ शिक्षक साथी ने इसी समर्पण भाव से अपना एक यूट्यूब का ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म तैयार किया है, जिसमें रात को 9 बजे दिन भर अपने सारे काम करते हुए, अध्यापन भी करते हुए रात को 9 बजे वो जुड़ते हैं। एक एक्सपर्ट टीचर आता है और डिफरेंट विषय के हम लोगों ने लगभग 125 वीडियोस तैयार कर दिए हैं, जो निश्चित तौर पर शासकीय स्कूल के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही लाभदायक इस मायने में सिद्ध होंगे कि विद्यार्थियों को जिस समय भी इस लर्निंग का लाभ लेना है, तो उस समय केवल एक क्लिक करके वो अपने ही टीचर का, अपने चिर परिचित टीचर का, अपने एक्सपर्ट का वो फ़ायदा ले सकता है। तो दबाव से बाहर आने के लिए जो ये बहुत ही रचनात्मक प्रयास हमारे कुछ शिक्षक साथियों ने किया है, निश्चित तौर पे वो साधुवाद के पात्र है और वो आप तक ऐसी चर्चा हर मंच पे जाना चाहिए। इसलिए बताया जा रहा है कि टीचर्स ने इस तरीके से अपने स्किल को भी अपग्रेड किया है और बच्चों को भी लाभान्वित किया है। तो आगे बढ़ते हैं। ये जो बातें आप कर रहे थे उसमें मुझे भी ध्यान आता है कि कंपनीज़ अगर इंटेलिजेंस की देखती है, जो एक इंसान में 8 टाइप के इंटेलिजेंस होते हैं, तो उसमें भी वो आईक्यू से ज़्यादा आजकल ईक्यू के ऊपर प्रेशर है कि आप कितना दबाव को झेल सकते हैं जी, और जी। उसके लिए कितने रचनात्मक तरीके निकालते हैं। आगे बढ़ते हैं अजय जी। और बच्चों की अगर हम बात कर रहे हैं, बच्चों की इनबॉर्न क्वालिटी की बात कर रहे हैं, तो इसी संदर्भ में प्रश्न ये है कि अगर बच्चों की इनबॉर्न क्वालिटी को देखते हुए बचपन से ही अगर उन्हें करियर मार्गदर्शन दिया जाए, तो क्या इसकी भूमिका विद्यार्थियों के विकास में सहायक हो सकती है? बिल्कुल सही प्रमोद जी। मुझे ऐसा लगता है कि इसकी नितांत आवश्यकता है। अगर हमारे एजुकेशन सिस्टम में कुछ मिसिंग है तो वो यही है कि हम सिर्फ़ किताब देते हैं, पढ़ाते हैं और एग्ज़ाम कराते हैं। इन सब चीज़ों के बीच में जो सबसे बड़ा रोल प्ले करता है, वो होता है एक मेंटर का, मेंटरशिप का। जो शिक्षक होता है, एक तरह से एक विद्यार्थी का मेंटर होता है
और मेंटर का काम ये होता है कि वो विद्यार्थी के परफॉर्मेंस को एनालाइज करे और उसके हिसाब से उसको मार्गदर्शन दे कि अब आपको ये करना ज़रूरी है। जैसे आप देखते हैं कि प्लेयर बनने के लिए एक कोच होता है, वो गाइड करता है और प्रॉपर वो मॉनिटरिंग करता है उसकी, और जब-जब ज़रूरत होती है उस हिसाब से वो उसको गाइडेंस देता है। ऐसा ही मुझे लगता है कि विद्यार्थियों के विषय में भी कारगर होगा कि अगर हम उससे कनेक्टेड रहें। सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि अगर एक शिक्षक का विद्यार्थी से कनेक्शन अच्छा है, जो संबंध हैं वो अच्छे हैं, बच्चा दबाव महसूस नहीं करता है। अब वो समय गया जब बच्चे को दबाव से, छड़ी के दबाव से पढ़ाया जाता था। वो समय गया, आज सब जानते हैं कि बच्चे को पनिशमेंट देने पे पचासों सवाल खड़े हो जाते हैं। तो हम बच्चे के साथ में जितना फ़ैमिलियर रिलेशन बनाते हैं, जितना बच्चा हमसे खुलता है, उतना वो अपने मन की बात कह पाएगा। तो कुछ भी बनने से पहले, कोई भी लक्ष्य निर्धारित करने से पहले सबसे ज़रूरी यही है कि बच्चे को सुना जाए, समझा जाए। सारे क्लासेस के अलावा मुझे ऐसा लगता है कि एक ये सेक्शन व्यावहारिक शिक्षा का होना चाहिए जिसमें कि एक-एक बच्चे से शिक्षक बात कर सके कि तुमने कल क्या किया, आप क्या कर रहे हो, आगे क्या बनना चाहते हो, उसके लिए आपने क्या तैयारी की है, आपको कहाँ दिक्कत आ रही है, क्या मदद आपको चाहिए है। और साथ-साथ में फिर हम उन विद्यार्थियों के लिए, क्योंकि शिक्षा एक ऐसा क्षेत्र है, ये कोई व्यवसाय नहीं है, ये नौकरी भी नहीं है, ये एक सेवा है। इस सेवा को अगर आपको करना है, तो आपको पूर्णतः समर्पित होना पड़ेगा। और वो समर्पण जब आपका बच्चा जब किसी बड़े जगह पे बन के निकलता है, तो जो खुशी होती है वो करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी से, करोड़ों रुपए की सैलरी से ज़्यादा की होती है। तो आप अगर बच्चे से घुल-मिल करके बात करके उसके मन की बात निकाल सकें, और जब, क्योंकि आपको एक बात और बता दूँ कि विद्यार्थियों के मन में बहुत सारे दबाव होते हैं। कुछ आर्टिफ़िशियल होते हैं, कुछ नेचुरल भी होते हैं। कई बार ऐसा लगता है उसने मन से ही सोच लिया कि मुझसे तो ये काम हो ही नहीं पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि काउंसल ही नहीं हुई इसकी, उसको बताया नहीं गया। कई बार हम किसी बच्चे को काम देते हैं, शुरू में देखने बड़ा डिफ़िकल्ट लगता है। अगर किसी से बोला माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना है, तो बहुत डिफ़िकल्ट है कि माउंट एवरेस्ट पे कैसे चढ़ सकते हैं, इतनी ऊँची पहाड़ी है। लेकिन अगर हम उसको स्टेप में डिवाइड कर दें कि आपको 1 साल में माउंट एवरेस्ट की 10 फीट चढ़नी है, फिर आपको 50 फीट चढ़नी है, तो जो स्लोली ग्रोथ है टारगेट की, अगर वो डिसाइड की जाए, तो बड़े से बड़ा, मुश्किल से मुश्किल लक्ष्य प्राप्त करना बहुत आसान है। यहाँ पे परिवार से ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल एक शिक्षक का होता है। अगर शिक्षक बच्चे के साथ में बैठ करके, उससे बात करके, उसको सही तरीके से गाइड करता रहेगा, तो ये निश्चित है कि वो बच्चा सफल होगा, अपने लक्ष्य को ज़रूर प्राप्त करेगा। प्रॉपर मेंटरशिप की आप बात कर रहे थे, आप करियर मार्गदर्शन की बात कर रहे थे और लगभग सारे प्रश्नों का समाधान आपने बहुत ही व्यावहारिक और अच्छे तरीके से अजय जी आपने इस मंच को दिया है। एक अंतिम प्रश्न के रूप में आपसे ये जानना है कि और बल्कि आपसे शेयर करना है कि अगर भारतवर्ष के इंटेलेक्ट की बात करें, तो जैसा आप बता रहे हैं कि हमारे देश ने इस वैश्विक आपदा को भी अवसर में बदल दिया है और लर्निंग गैप, लर्निंग लॉस को हमने पूरे तरीके से कंट्रोल किया है, हमारी शिक्षा बाधित नहीं हुई है। तो आपसे जानना यह है कि इस आपदा ने शिक्षा को बाधित किया है या शिक्षकों को विकास एवं तरक्की का अवसर प्रदान किया है? अगर अवसर है, तो वे अवसर क्या हैं और शिक्षक इससे कैसे लाभान्वित हो सकते हैं? जैसा कि मैंने कहा पहले भी कि हर समस्या एक समाधान लाती है, और वो जब तक समस्या रहती है तो वो बहुत विकराल होती है। जब वो हल हो जाती है, तो हमारे पास में एक माध्यम, एक नया आविष्कार, एक नई चीज़ सामने आती है, जो हमें विकास की तरफ लेके जाती है। तो मैं इस बात को मानता हूँ कि अगर शिक्षा जगत की बात करें, तो कोरोना ने जितना बाध्यता दी है, उससे ज़्यादा जो है उसने साधन दिए हैं। उससे ज़्यादा उसने हमें सोचने का और करने का मौका दिया है। शिक्षकों के लिए भी बात करें और विद्यार्थियों के लिए भी बात करें, तो कोरोना ही एक ऐसा समय था जिसके बाद से ऑनलाइन एजुकेशन हमने इस्तेमाल करना शुरू किया। इससे पहले मैं खुद के बारे में बात करता हूँ कि ये ज़ूम और जो इस तरह के प्लेटफ़ॉर्म्स थे, हम बहुत रेयरली यूज़ करते थे, बहुत कम यूज़ करते थे। इसकी हमें ज़रूरत महसूस नहीं होती थी। क्योंकि हम तो विश्वास करते हैं फिजिकल प्रेजेंस पे। हमारे सारे के सारे जो इवेंट्स होते थे, वो फिजिकल प्रेजेंस के साथ में होते थे। लेकिन अब जब समस्या है, तो हल तो ढूँढना पड़ेगा, हम रुक नहीं सकते। हम हमेशा हर जो बाध्यता है, उसको तोड़ के हमें आगे बढ़ना है
और उसको उससे आगे हमें निकल के जाना है। तो हमने भी बहुत बड़े-बड़े इवेंट्स किए। जैसे मैंने एक इवेंट किया जब लॉकडाउन था, तो उसमें मैं अमेरिका के जो इंटरनेट के जनक हैं, मिस्टर डॉक्टर विंट सर्फ, वो अमेरिका में बैठे हुए थे, मैं हिंदुस्तान में बैठा हुआ था। ऐसे दुनिया के 20 लोगों से हमने एक इंटरेक्शन किया। हमने एक बड़ी अवार्ड सेरेमनी की। विंट सर्फ जी ने प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन जो है अमेरिका से कर दिया और हिंदुस्तान के बच्चों को वो पुरस्कार मिल गया। तो ये तब संभव ही नहीं था। अगर मैं बात करता कि मैं विंट सर्फ जी से मिलना चाहता हूं, तो नहीं मिल सकता था। उनको वहां अमेरिका से यहां तक लाने के लिए एक तो उनका समय, उनके समय की कीमत, जो इतना बड़ा आविष्कारक है, इतने इंटरनेट पूरे विश्व में फैला हुआ है, तो उनका कितना भूमिका रही होगी काम में और आगे भी जो करने वाले हैं वो। तो दूसरा उनका खर्चा, तो वो संभव नहीं था। तो असंभव को संभव भी कोरोना ने करवा दिया इस टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन से। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो अभिशाप था वरदान में बदल गया, एक नया रास्ता खुला जो आसान है, हर वक्त है, हर समय है, हर किसी के लिए है। मैं देखता हूं कि लोग म्यूजिक सीख रहे हैं इंटरनेट पे बैठ के, लोग पेंटिंग सीख रहे हैं इंटरनेट पे बैठ के। मैं वो भी देख चुका हूं कि घर पे बैठ करके वर्कशॉप में चलने वाली लेथ मशीन, मिलिंग मशीन चलाने का सॉफ्टवेयर बन गया है और सॉफ्टवेयर को घर से चला रहे हैं और सीख पा रहे हैं। जैसे मशीन है वैसे ही चल रही है, जैसे चलाते हैं वैसे ही चल रही है, बस वो सॉफ्टवेयर से चल रही है। तो ये तो खैर निश्चित है कि हरदम ये संभव नहीं है कि हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को भी घर से चला पाए, लेकिन लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करते हैं तो हम वो सीख पाए, जबकि वो असंभव था। जब कंपनी बंद है, वर्कशॉप बंद है, इंडस्ट्री ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बंद है, तब भी हम सीख पाए। तो ये जो कहना चाहिए कि जो ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम है, ये ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम ने हमें एक आगे के मार्ग पे बढ़ना सिखाया है और जो हमारे शिक्षक हैं, वो इससे एक नई दिशा ले सकते हैं। इन शिक्षकों को चाहिए है कि वो ऐसे जो चैनल हैं, ऐसे जो वेबसाइट्स हैं, उनकी एक बार स्टडी करें और एक्सपर्ट टीचर की तरह से एम्पैनल्ड हो सकते हैं और वहां से उनको सीखने भी मिलेगा और काम करने भी मिलेगा। तो ये माध्यम से जुड़ने से उनको एक पार्ट टाइम कहना चाहिए कि जो इनकम है वो भी आएगी और पूरा विश्व उनको देखेगा, उनकी क्षमताओं को समझेगा। तो जरूरत इसी बात की है कि उनको सेल्फ असेसमेंट करना है कि मैं किस विषय में एक्सपर्ट हूँ, उस विषय का कौन सा क्षेत्र है जिसमें मेरे को बहुत अच्छा ज्ञान है, मैं वही सामने रखूं। क्योंकि आप जब दुकान में जाते हैं, शोरूम में जाते हैं कोई सामान खरीदने के लिए, तो डेमोन्स्ट्रेट होता है, वो सामने रखा होता है। हम कौन सा खरीदते हैं? जो सबसे अच्छा होता है, सबसे सुंदर होता है, अच्छा दिखता है, वही चीज हम खरीदते हैं। ऐसे ही आपने जो पहला अपना लेक्चर लॉन्च किया, वो लेक्चर अगर अच्छा होगा तो आपके पास भीड़ होगी और आपको सीखने का रास्ता मिलेगा। तो मैं यही कहूंगा सभी शिक्षकों से कि वो इस प्लेटफॉर्म को छोड़े नहीं, चाहे कोरोना चला जाए तब भी ये एक वरदान की तरह से आपके साथ जुड़ा रहेगा। कभी आप किन्हीं कारणों से क्लास नहीं ले पा रहे हैं, हमने कई बार एक साथ दो काम किए हैं। मेरा अपना कैंपस प्लेसमेंट चल रहा है, साथ में सेशन ले रहा हूँ, स्टूडेंट को भी एड्रेस कर रहा हूँ। तो वो मल्टीपल टास्किंग, जिसे मल्टीटास्किंग कहते हैं, वो भी डेवलप होती है और ये मल्टीटास्किंग आपके परफॉर्मेंस को काफी कहना चाहिए कि ब्रॉड करेगी, परफॉर्मेंस को बढ़ाएगी और आपकी कीमत पड़ेगी। जिसके लिए आप जाने जाते हैं, उसमें आपको ज्यादा रिस्पांस आपको मार्केट से मिलेगा। इसका ये लाभ होगा। चलिए अजय जी, अब इस पॉइंट पर आकर बारी है आपके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने की। अब पढ़ाई नहीं रुकेगी कि हमारे लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आज हम बात कर रहे थे माध्यमिक शिक्षा, एक सुनहरे भविष्य की शुरुआत एवं क्या हो महामारी में शिक्षा समस्या का विकल्प। और हमारे साथ इस विशेषज्ञ के रूप में जुड़े थे प्रोफेसर अजय श्रीवास्तव जी, जो कि ओरिएंटल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स में डायरेक्टर प्लेसमेंट है। तो बारी है कृतज्ञता ज्ञापित करने की आप सभी के बिहाफ पर। उनके इस सार्थक परिचर्चा के लिए मैं प्रमोद श्रीवास्तव बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। बहुत बहुत हार्दिक आभार। मेरी तरफ से भी सभी शिक्षक बंधुओं को बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद। और आगे भविष्य में भी कभी आपको मेरे मार्गदर्शन की आवश्यकता लगती है तो मैं निश्चित तौर से जुड़ना चाहूँगा। थैंक यू।